हैं, उसके बाद जो है बाकी लड़कियों को ऐसा दिखाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका वीडियो प्यार में वीडियो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। उसके बाद जब एक बेटी हिम्मत जुटाकर दुनिया के सामने आती है ये बताने के लिए कि कैसे उसके धर्म, उसके शरीर और उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया, तो कुछ गिद्ध वामपंथी पत्रकार उस बेटी को सहारा देने के बजाय उसे ही नोचने लगते हैं। दोस्तों, बस्ती उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो सिर्फ लव जिहाद नहीं, ये एक सिंडिकेट है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कुछ तथाकथित पत्रकार आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस के परिवार का माइक बन गए। वो चिल्ला कर कह रहे हैं लड़की अपनी मर्जी से रह रही थी, लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स देखो, सीसीटीवी देखो। दोस्तों, मैं पूछता हूं, यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी किया या आरोपी की पिता ने? ये कॉल डिटेल सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, ये कॉल डिटेल कोर्ट में पेश हुई या मीडिया में लीक की गई है? सच्चाई यह है कि जांच अभी प्राइवेट है, पुलिस की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आरोपियों को बचाने के लिए विक्टिम शेमिंग का खेल शुरू हो चुका है। विक्टिम शेमिंग का खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम उस अकेली लड़की की आवाज बनेंगे जो 300 लड़कियों की लड़ाई अकेले लड़ रही है, और आज हम बस्ती पुलिस से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि यह मामला जंगल में नहीं हुआ था साहब, यह मामला जंगल में नहीं हुआ था। यह कांड आपके नाक के नीचे हुआ है। समझाते हैं आज कैसे। दोस्तों, आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए लव जिहाद पर कुछ। सबसे पहले उन एजेंडा पत्रकारों का जवाब देना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि लड़की 6 से 8 महीने साथ रही तो यह रजामंदी थी। वाह, क्या तर्क है। जरा मुझे एक बात बताइए, लड़की किसके साथ रह रही थी? अजफरुल के साथ या प्रिंस के साथ? उसने हाथ में कलामा बांधा था? उसने माथे पर तिलक क्यों लगाया था? उसने अपना नाम अजफरुल क्यों छिपाया? कानून भी कहता है, कॉमन सेंस भी है, आइडेंटिटी फ्रॉड इज नॉट कंसेस्ट। पहचान छिपाकर बनाया गया संबंध सहमति नहीं, बलात्कार है। अगर उसने झूठ बोलकर रिश्ता बनाया तो वो धोखा है, और धोखे की बुनियाद पर खड़ा हर रिश्ता अपराध होता है। आरोपी के पिता मीडिया में कॉल रिकॉर्ड्स की दुहाई दे रहे। अरे भाई, वो कॉल रिकॉर्ड्स प्रिंस के लिए थे, उस बहुरूपी के लिए थे जिसे लड़की हिंदू समझ रही थी। जिस दिन सच सामने आया उस दिन लड़की थाने पहुंच गई तो यह लिव इन और सहमति का ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। यह सीधा सीधा लव जिहाद और रेप का मामला है, सीधा सीधा। और मेरे पास भी दोस्तों कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है, ये मैं उनके बयानों के आधार पर कह रहा हूं जो ये आरोपी के परिवारजन बयान दे रहे हैं, और तमाम मीडिया इसको चला रहा है। एक लड़की अकेली वो बयान जारी कर रही है। एक लड़की मुंबई से ऑडियो रिकॉर्ड जारी कर रही है कि मैं नहीं लड़ सकती इनसे। सोचिए क्या ये छोटे मोटे लोग हैं? दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर बस्ती पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। मित्रों, ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। आरोप है कि 100 से 300 लड़कियों को शिकार बनाया गया। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा रैकेट बिना पुलिस की मिलीभगत या लापरवाही से चल सकता है? 2 बात मैंने कही। नंबर 1 मिलीभगत, दूसरी लापरवाही। चलिए साहब, मिलीभगत नहीं मानते हैं, लापरवाही तो मानेंगे ना, क्योंकि कानून किस लिए होता है। मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको चौंका देगी। फैक्ट नंबर 1, जिस पब्लिक गेस्ट हाउस में ये सारा पाप का खेल चलता था
लड़कियों का शोषण होता था, उस गेस्ट हाउस की दूरी स्थानीय पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 100 मीटर। पुलिस के नाक के नीचे सैकड़ों लड़कियां आती जाती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, या पुलिस ने आंखें मूंद ली थी। फैक्ट नंबर 2, आरोपी अजफरुल हक का घर जहां वो रहता था, साजिशें रचता था, वो घर पुरानी बस्ती थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है और पास की चौकी तो सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों समझ रहे हैं आप? बस्ती के कप्तान साहब 500 मीटर के दायरे में रहने वाले एक अपराधी जो कलावा बांध कर घूम रहा है, 300 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। और अब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या सो रही थी? क्या उस गेस्ट हाउस में कभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों? और खबर यह भी आ रही कि पहले भी कांड होते रहे वहां, और अगर हुआ तो ये रैकेट पकड़ा क्यों नहीं गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? यह सवाल है दोस्तों। बहुत कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि लड़की अकेली है, उसके कैरेक्टर असेसमेंट, उसके साथ चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, यह कहकर कि लड़की 7-8 महीने उसके साथ थी। पुलिस का कोई बयान नहीं आया। इस केस में एक और किरदार है दोस्तों, गेस्ट हाउस का मालिक। जानकारी के मुताबिक इस पब्लिक गेस्ट हाउस का मालिक भी मुस्लिम समुदाय से ही आता है। यह संयोग है या प्रयोग? आरोपी भी विशेष समुदाय का और पनाह देने वाला गेस्ट हाउस का मालिक भी उसी समुदाय का। क्या यह गेस्ट हाउस सिर्फ एक होटल था या लव जिहाद का सेफ हाउस बन चुका था? पुलिस ने अब तक गेस्ट हाउस के मालिक पर कार्रवाई की? पूछता है ओनली न्यूज़ 24 एक समय। क्या उस पर एनएसए या रासुका लगाने की सोची? क्या उस होटल पर बुलडोजर चला? हालांकि बुलडोजर तो खैर बाबा का अपना है, वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं गई ऊपर। शायद इसलिए क्योंकि पुलिस चौकी 100 मीटर दूरी पर है। अगर गेस्ट हाउस पर आचाई तो सवाल चौकी इंचार्ज पे भी उठेंगे कि साहब बगल में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था आपके बगल में? और दोस्तों सुनिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या बस्ती पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी? सवाल है, मुझे तो शक है। क्यों? क्योंकि अगर बस्ती पुलिस ने गहराई से जांच की तो सबसे पहले उनके अपने अधिकारी नपेंगे। वो चौकी इंचार्ज सस्पेंड होंगे जिनकी चौकी से 100 मीटर दूर ये अड्डा चल रहा था। वो थानेदार जवाबदेह होगा जिसके थाने से 500 मीटर दूर आरोपी रहता था। कोई भी विभाग अपनी ही नाकामी का ढिढोरा नहीं पीटना चाहता, इसलिए डर है कि बस्ती पुलिस इस मामले को रफा दफा कर सकती है। वो इसे सिर्फ आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग बताकर फाइल बंद कर सकते हैं। वो अन्य 300 लड़कियों वाले एंगल की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उनकी पोल खुल जाएगी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की स्टाइल तो आपको पता ही है। अगर रिपोर्ट सीएम तक गई तो क्या होगा आप सबको पता है। दोस्तों, इसलिए ओनली न्यूज़ 24 एक समय आज बड़ी मांग करता है, इस केस की जांच बस्ती पुलिस से छीनी जाए। इस केस के लिए लखनऊ से एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हो, जिसमें बस्ती का कोई अधिकारी शामिल ना हो। तभी यह पता चलेगा कि इस रैकेट की जड़ें कहां तक फैली हैं। तभी पता चलेगा कि आरोपी के घर से नेपाल और खाड़ी देशों तक के तार कैसे जुड़े हैं। जी हां, ये कोई बात नहीं कर रहा है,
कोई बात नहीं कर रहा है। पुलिस कह रही है लव जिहाद का एंगल नहीं है, लव जिहाद का एंगल नहीं है शुरुआती जांच में, अंत तक ये हो ना। देखते हैं क्या होगा। जरा उस लड़की के बारे में सोचिए, वो अकेली खड़ी है, मीडिया का एक धड़ा उसे बदनाम कर रहा है, आरोपी का परिवार पावरफुल है। शायद पुलिस भी अपनी गर्दन बचाने के लिए मामले को हल्का करना चाहती है। खबर है कि कई लड़कियां और भी पीड़ित हैं, लेकिन वो डर के मारे सामने नहीं आ रही। चलिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देता हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि लड़कियां डरी हुई है कि नहीं। देखिए। फिलहाल तो मैं फ्री हूँ ये सब चीजों से, तो मैं चाहती हूँ कि अब ना ही मेरे तक का है। तो मैं मतलब ठीक है, मैंने पहले बोला था कि मैं बोलूंगी या मैं करूंगी, ये मेरा ये डिफॉल्ट है कि मैंने पहले बोला कि मैं बोलूंगी और नहीं बोल रही हूँ अभी। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं अभी नहीं ये सब चीजों में नहीं तो आपको क्या डर, आपको डर लग रहा है या आपको डराया जा रहा है? मतलब इतना मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को डर है और ऑब्वियस रीजन है उसके, मेरे को डर है, बहुत डर है मुझे इन चीजों का। देखा दोस्तों, इन्हें डर है बदमाशों का, इन्हें डर है उस सिस्टम का जो पीड़िता से ही सवाल पूछता है। अगर आज हमने इस लड़की का साथ नहीं दिया, अगर आज हमने एसआईटी की मांग नहीं उठाई, तो कल को कोई और बेटी सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक योद्धा है जिसने 300 लड़कियों को बचाने का बीड़ा उठाया है दोस्तों, 300 लड़कियों को बचाने का बीड़ा। और सुनिए, योगी जी, और मुझे पता है योगी जी की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बस्ती पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, अपराधी पुलिस की नाक के नीचे 100 मीटर के दायरे में अपना साम्राज्य चला रहे थे। हमें उम्मीद है कि ये बात जैसे ही लखनऊ पहुंचेगी इसकी जांच की जाएगी और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी भी गठित होगी और बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि बाबा का अंदाज सबको पता है। और बुलडोजर सिर्फ आरोपी के घर पर नहीं, बल्कि उस गेस्ट हाउस पर भी जिसने इस पाप को पनाह दी है। दर्शकों, ये लड़ाई अब हमारी और आपकी है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बस्ती पुलिस इस मामले को दबा ना सके। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए वी वांट एसआईटी इन्वेस्टिगेशन। उस बेटी को बता दीजिए कि वो अकेली नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7। मैं हूं सौरभ मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।